कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कैश मेमोरी मैपिंग का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, एसोसिएटिव, या जिसको एक और नाम से जानते हैं फुली एसोसिएटिव, है ना। एग्जाम में एसोसिएटिव आ जाए या फुली एसोसिएटिव, दोनों ही वही चीज है ना। तो कैश मेमोरी मैपिंग में पिछला वाला जो टर्म था वो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग था, थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स जरूर था, लेकिन वहां से बहुत सारी चीजें समझ में आई। एक पेज से दूसरे पेज में किस तरह से मेन मेमोरी का डेटा कैश मेमोरी में मैप होता है ना। अब उसी मैपिंग मेथड में अब दूसरी चीज लेकर आए हैं, एसोसिएटिव या फुली एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग। तो इसको भी अब समझने का प्रयास करते हैं। आपको ये बता दें, आपके एग्जाम में हर बार ये कैश मेमोरी मैपिंग का टॉपिक पूछा ही जाता है, कभी न्यूमेरिकल कभी थ्योरी, है ना। तो दोनों ही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार हम लोग जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि कैश मेमोरी क्या होता है। तो एक्चुअली में कैश सीपीयू जब भी डेटा को ट्रांजैक्शन करता है या डेटा को एक्सेस करता है वो रैम के थ्रू करता है। तो रैम के ढेर सारे मेमोरी लोकेशन में वो पेजेस लोड होते हैं, है ना। वो जो पेजेस लोड हो रहे हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो सीपीयू को चले जाते हैं। लेकिन सीपीयू को जब भी उस पेज की जरूरत पड़ेगी और वो रैम के थ्रू उसको एक्सेस करने का प्रयास करेगा, ठीक है, तो रैम में वो पेज कभी अवेलेबल हो सकता है, कभी नहीं अवेलेबल हो सकता है, या चूंकि लगातार एप्लीकेशंस की जरूरत, सर्विस एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो पेजेस कई बार रिप्लेस हो जाते हैं, है ना। तो जो रिसेंट पेजेस हैं उसके कैश में भी स्टोर होते हैं। तो जो भी रिसेंट डेटा रैम में आ रहा है वो पूरा का पूरा कैश में भी स्टोर होता जाता है। अच्छा, चूंकि कैश आपका फास्ट मेमोरी है तो इसका एक्सेस फास्ट होगा, तो सीपीयू को जब भी पेज की जरूरत होगी वो पहले कैश में सर्च करता है। कैश में अगर उसको डेटा मिल जाता है तो उसी को वो एक्सेस कर लेता है, उसको रैम के थ्रू कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और इससे एक्सेस टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो एक चीज जो रिक्वायर्ड है वो क्या है कि मेन मेमोरी का डेटा कैश मेमोरी में मैप करने की जरूरत है ना। तो अगर हम इसको कर पाए तो जो कैश से वो डेटा को बार बार एक्सेस कर रहा है उससे एक्सेस टाइम काफी रिड्यूस हो जाता है, काफी स्मॉल हो जाता है। इसमें तीन तरह के मेथड है मैपिंग के। एक है डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग मेथड, एक है एसोसिएटिव या फुली एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग, जिसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं, और तीसरा है सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग, जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब एसोसिएटिव या फुली एसोसिएटिव क्या है, तो पहले हम ये याद दिला दें कि डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग क्या होता था। तो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि पूरा जो मेन मेमोरी है वो कई पेजेस में डिवाइडेड है। इसी तरह से जो आपका कैश है वो भी कई पेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये जो पेजेस हैं इसमें कई पेजेस आपके अलग अलग जो टैग थे, है ना, उस टैग के आधार कई पेजेस आपके यहाँ पर बने हुए थे। हर पेज में कई सेक्टर्स थे, तो मेन मेमोरी का कोई एक पेज उसके करेस्पॉन्डिंग कैश पेज में जाकर स्टोर होगा। तो मान लीजिए कैश का ये पेज खाली है, प्रॉब्लम अब बता रहे हैं ना। मान लो ये पेज खाली है और यहाँ पर कोई डेटा यहाँ अवेलेबल नहीं है, रैम में यहाँ पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा यहाँ अवेलेबल है, ये मैप हो चुका है। पहला वाला जो डेटा है, मान लो डेटा 1 है, डेटा 1 यहाँ पर पहले ब्लॉक में मैप हो चुका है। तो जब डेटा 2 यहाँ पर मैप होने की जरूरत होगी तो वो भी करेस्पॉन्डिंग ब्लॉक में मैप हो पाएगा, वो नीचे वाले ब्लॉक में मैप नहीं हो पाएगा। तो नीचे वाला जो फ्रेम है कैश का वो फ्री जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम, है ना, ये प्रॉब्लम है फुली एसोसिएटिव में। तो इसको देखते हैं। इन डायरेक्ट मेमोरी कैश मेमोरी मैपिंग, अ ब्लॉक और पेज ऑफ मेन मेमोरी इज मैप्ड डायरेक्टली इनटू द करेस्पॉन्डिंग कैश ब्लॉक और कैश पेज, है ना, सीधे सीधे उसमें हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में अगर एक रिसेंट डेटा मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाएगा, इवन इफ, हालांकि अदर पेज इज फ्री, जबकि अदर दूसरा पेज उसमें कोई फ्री है लेकिन वो करेस्पॉन्डिंग नहीं है मेन मेमोरी के, मतलब डेटा कहाँ पर है उसके करेस्पॉन्डिंग ये पेज नहीं है, ये पेज कहीं और पर अवेलेबल है। तो इसकी वजह से उसमें डेटा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ते हैं, फुली एसोसिएटिव, जिसमें ये फैसिलिटी दी जाती है कि कोई भी पेज, मेन मेमोरी का कोई भी पेज कैश मेमोरी के किसी भी पेज में जाकर स्टोर हो जाए। बात समझ में आ रही है? करेस्पॉन्डिंग पेज की बात नहीं करेंगे, बल्कि कहते हैं कि
मेन मेमोरी का कोई भी पेज है ना, एनी पेज फ्रॉम मेन मेमोरी कैन बी स्टोर टू एनी ब्लॉक ऑफ द कैश मेमोरी। ये एडवांटेज है इसमें, बात समझ में आ रही है? तो ये हमें देखना है। टू फैसिलिटेट दिस सर्विस कैश एड्रेस एज वेल एज मेन मेमोरी एड्रेस नीड टू बी स्टोर्ड। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से मेमोरी लोकेशन का डेटा कैश के कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया। तो इन दोनों के एड्रेसेस को ही हम सीधे सीधे ले लें, अब हमें टैग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो जिस जगह पर या जिस रजिस्टर में वो डेटा आप स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं? मेन मेमोरी का एड्रेस, ब्लॉक एड्रेस, क्योंकि वो ब्लॉक्स में आपने डिवाइड किया है तो पेजेस ही स्टोर होंगे। तो पेज का कितना एड्रेस है मेन मेमोरी में और कितना एड्रेस है कैश मेमोरी में, उन दोनों को ही एक साथ स्टोर कर ले कि ये मेन मेमोरी इस कैश एड्रेस पर ले जाकर स्टोर किया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो रजिस्टर है इसको बोलते हैं कैम, और इसका पूरा नाम है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मेन मेमोरी का मान लो 8 बिट का मेन मेमोरी का एड्रेस है ना, तो 011100001 इस एड्रेस का डेटा, और ये मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है 8 बिट का है ना, और जो कैश मेमोरी का ब्लॉक है मान लो 4 या 5 बिट का है, तो 10110 यहाँ पर जाकर स्टोर हुआ। तो ये दोनों ही डेटा, दोनों ही एड्रेस बिट्स है ना यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये पता रहेगा कि ये जो पेज है वो इस पेज में जाकर मैप हुआ है। तो ये जो जहां पर स्टोर हुआ है इस रजिस्टर को आप बोल रहे हैं कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। बात समझ में आ रही है ना? तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी हमारा ये है। इतना क्लियर है? तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल कैम होता है आपका और दूसरा टी कैम होता है, टर्नरी कैम। चूंकि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो कैम जो आपका हार्डवेयर है वो बहुत ही कॉस्टली है ना, ये नॉन इकोनॉमिक है, दैट कैन नॉट बी अफोर्डेबल बाय द यूजर। यूजर के द्वारा सीधे सीधे अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो पर बिट के डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा ये कॉस्ट इसकी लगती है। ठीक है, तो अगर लो साइज का कैम डिजाइन किया जाए तो ठीक ठाक ये इकोनॉमिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हम इसको समझने का प्रयास करें कि एक्चुअली में इसका साइज क्या होगा। तो कैम में हम क्या स्टोर करने जा रहे हैं? मेन मेमोरी का एड्रेस और कैश मेमोरी का एड्रेस, और वो भी ब्लॉक का एड्रेस रहेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस बिट्स और कैश मेमोरी ब्लॉक एड्रेस बिट्स। ओके, अब चूंकि आपको पता है कि मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस और कैश मेमोरी ब्लॉक एड्रेस दोनों ही बहुत लार्ज नंबर में होता है, इस वजह से जो कैम का साइज होगा, कैम का साइज है ना, इस टेक्निक में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, विच इंक्रीजेस द कॉस्ट अनकंपेरेबल, अतुलनीय कॉस्ट इंक्रीज करता है। और इतना ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से ये यूज नहीं किया जा सकता यूजर के द्वारा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का ये डिसएडवांटेज है। बात समझ में आ रही है? तो हम प्रयास क्या कर रहे थे कि किसी भी मेन मेमोरी के किसी भी पेज को कैश मेमोरी के किसी भी पेज में ले जाकर स्टोर कर दें। ये ठीक भी है, और इसके लिए दोनों ही एड्रेसेस को आपने स्टोर करने के बारे में सोचा। लेकिन जब हम दोनों ही एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स इतने ज्यादा बढ़ जा रहे हैं कि उसकी वजह से कैम का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है ना। और आप दूसरी बात भी ध्यान दीजिए कि ये कैश मेमोरी, इससे बढ़िया हम कैश को ही अगर मैप कर लेते किसी और टेक्निक से तो थोड़ा नंबर ऑफ बिट्स बल्कि कम हो जाते। लेकिन यहाँ पर मेन मेमोरी कैश मेमोरी दोनों मिलकर, मान लो एक 12 बिट का है और दूसरा 7 बिट का है, तो 12 और 7 कितना, 19 बिट। ठीक है, 19 बिट का तो कैश भी नहीं, कैश खुद ही 7 बिट का है ना, और 19 बिट से आप उसको मैप करने जा रहे हैं, तो ये तो कैश से बहुत बड़ी साइज का हो गया। और कैम का एक एक बिट है ना, कैश जो स्टैटिक रैम पर टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किया जाता है उससे ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज को जिस तरह से हमने समझा है उसको हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? अ डिजिटल कंप्यूटर है जब मेमोरी यूनिट ऑफ 6। अच्छा, ध्यान रखना कि हम यही न्यूमेरिकल डेटा को बार बार यूज कर रहे हैं। पिछले डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में भी हमने यही डेटा यूज किया था, अभी भी हम लोग वही डेटा यूज कर रहे हैं, और उसी डेटा को अब हम अलग अलग मेमोरी में हम उसको मैप करके देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो पहला मेथड डायरेक्ट था, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में हम लोगों ने देखा था, है ना। अभी हम लोग फुली एसोसिएटिव मैपिंग में देख रहे हैं। ये मेन मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन है
और ये कैश मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन है 1K वर्ड मतलब 1K मेमोरी लोकेशंस हैं और वर्ड मतलब 16 बिट का डेटा है। और फिर कह रहे हैं कि फुली एसोसिएटिव मैपिंग किया जा रहा है विद अ ब्लॉक साइज ऑफ 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स के साथ, मतलब एक ब्लॉक की वैल्यू 4 वर्ड है। तो कह रहे हैं इलस्ट्रेट मेन मेमोरी मैपिंग इनटू कैश मेमोरी फॉर द गिवन डेटा। फुली एसोसिएटिव की सहायता से किस तरह से मैपिंग हो रहा है, अब इसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन, है ना। तो सोल्यूशन क्या है इसका, यहाँ पर हम मेन मेमोरी को दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कैश मेमोरी को दिखा रहे हैं। तो मेन मेमोरी को देखो तो क्या है 64K क्रॉस 16, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64, मतलब ये होगा 2 पावर 16 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर 1K इंटू वर्ड मतलब 16 ही हुआ, और इसको आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10, है ना, दिस विल बी 10। अब ये तो हमारा मेमोरी लोकेशंस हो गए, इतने मेमोरी लोकेशंस हैं। अब इसमें आप ब्लॉक्स को सर्च करिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 16 बाई 4 मतलब 2 पावर 2, क्योंकि एक ब्लॉक की वैल्यू 4 वर्ड के बराबर है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 14 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 2 पावर 14। और यहाँ पर इतनी कितनी वैल्यू आएगी इसको जरा देखें, तो ये हमारा 2 पावर 10 है और डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे या पेजेज आएंगे वो कितना हो जाएगा 2 पावर 8 हो जाएगा। 2 पावर 8 को तो आप सीधे सीधे 256 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो 2 पावर 14 है, इसको हमें मैप करना है 256 ब्लॉक्स कैश मेमोरी में। और ये कह रहे हैं कि कितने भी, जितना आपका है ना, जितने भी कोई भी मेन मेमोरी का कोई भी पेज किसी भी कैश के ब्लॉक में जाकर स्टोर हो सकता है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ये दिया जा रहा है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर हम इसको काउंट करें तो ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं दिस इज 16384 ब्लॉक्स, और ये कितना है 256 ब्लॉक्स। तो अब हम इसको अगर मेन मेमोरी की सहायता से बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर जो ब्लॉक्स हमको मिलेंगे, है ना, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 डॉट डॉट डॉट, आखिरी जो ब्लॉक होगा वो कितना होगा, तो कैलकुलेशन में आया था 16384। चूंकि 0 से शुरू हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 16383, है ना, 383। यहाँ पर जो ब्लॉक एड्रेस होगा आपका वो कितने बिट का हो जाएगा, ब्लॉक एड्रेस 2 पावर 14 आया था, 14 बिट का ब्लॉक एड्रेस होगा। तो ब्लॉक एड्रेस 14 बिट। क्लियर है कि नहीं, ये हमारा मेन साइड में है। अब आप कैश की बात करो तो कैश साइड में आप देखोगे, ठीक है, वही कहानी यहां भी चलेगी। तो ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और ऐसा ऐसा करते हुए आखिरी जो हमारा ब्लॉक होगा दैट विल बी, कितने ब्लॉक थे आप याद करो 256, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा 255 तक ये वैल्यू जाएगी। और ये 2 पावर 8 था ना, तो मतलब यहाँ पर जो ब्लॉक एड्रेस होगा वो कितना होगा 8 बिट का होगा। तो जो कैम साइज होगा आपको फिर मैपिंग में कैम दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात जो हम बता रहे थे कि ये पेज यहाँ भी, ये पेज यहाँ भी, ये पेज यहाँ भी, कहीं भी लोड किया जा सकता है ना, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से ये पेज भी कहीं भी लोड किया जा सकता है, जो बात यहाँ पर की जा रही है कि कहीं पर भी वो लोड किया जा सकता है एंड सो ऑन। तो सारे पेज, मेन मेमोरी के सारे पेज कैश मेमोरी के सारे पेज में लोड किए जा सकते हैं, है ना, ये बात करें। तब यहाँ पर हम कैम को डिस्क्राइब करेंगे। कैम क्या होगा, तो कैम इज मेन ब्लॉक एड्रेस बिट्स, और यहां पर है कैश ब्लॉक एड्रेस बिट्स। ओके,
इसको जब हम कैम को यहाँ पर डिजाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे 14 बिट एड्रेस और यहाँ पर लिखेंगे 8 बिट एड्रेस। सो कैम साइज इक्वल टू 14 प्लस 8 दैट इज 22 बिट्स, है ना। कई बार ब्लॉक एड्रेस न दिखाकर आप न्यूमेरिकल में सीधे मेन मेमोरी का एड्रेस दिखा देते हैं, जो कि 16 बिट का है मेन मेमोरी का एड्रेस, है ना, और कैश मेमोरी का एड्रेस 10 बिट का है, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26 बिट हो जाएगा। तो उससे भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है वो ब्लॉक के लिए होता है ना। तो ब्लॉक में आप पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर ब्लॉक के आधार पर यहाँ पर दिखाइए इस तरह से एरो बनाकर। और ये जितनी भी चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं, इस तरह से अगर आप एग्जाम में करके आते हैं इस न्यूमेरिकल को, मतलब पहले इतना छोटा सा कैलकुलेशन और उसके बाद ये सारी चीजें, तो आपको पूरे नंबर फुली एसोसिएटेड के लिए मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी का अगर कोई प्रश्न है तो उसको आप दिए हुए ईमेल आईडी पर, है ना, मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ VEURAMK@gmail.com या ramkrishnan.tp@gmail.com पर आप जो भी बात रखना चाहें रख सकते हैं। इसके लिए YouTube वीडियो के, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, है ना, जो भी अच्छा बुरा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को बोलिए वही चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और खूब अच्छे से पढ़िए ताकि आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है बहुत ही अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाए, अच्छे नंबर के साथ आप पास हो, है ना। ऐसी शुभकामना के साथ चलिए अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।